नया साल आता है तो हम इंसानों में एक अलग ही जोश होता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो नए साल वाले बड़े बड़े रेजोल्यूशंस। वही रेजोल्यूशंस, जैसे कि अब तो हर दिन जिम जाना ही है, या फिर रोज रात को सोने से पहले 50 पन्ने पढ़ने। और चाहे बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देना है। सही कहा। शुरुआत के कुछ दिन तो ये रूटीन बहुत बढ़िया तरीके से चलता है, लेकिन फिर 15-20 दिन बीतते हैं और वो सारा शुरुआती मोटिवेशन कहीं गायब सा होने लगता है। एकदम गायब हो जाता है। वो जिम की महंगी मेंबरशिप बस वॉलेट में एक प्लास्टिक का कार्ड बनकर रह जाती है। और सुबह का अलार्म बस स्नूज बटन की भेंट चढ़ जाता है। आज की हमारी इस डीप डाइव का मेन टॉपिक यही है। हम आज जेम्स क्लियर की बहुत मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि लोग अक्सर इस साइकिल में फंसे रहते हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर हमारी आदतें क्यों टूटती हैं और कैसे हम सिर्फ अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय एक प्रॉपर सिस्टम का इस्तेमाल करके लाइफ में परमानेंट चेंजेस ला सकते हैं। इस पूरे विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम किसी रेजोल्यूशन पर टिके नहीं रह पाते तो हमारी पहली रिएक्शन खुद को ब्लेम करने की होती है। हाँ, मतलब हम तुरंत मान लेते हैं कि हमारे अंदर ही कोई खोट है या हमारी विल पावर बहुत वीक है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम इन सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो असल प्रॉब्लम हमारी नीयत या हमारे विल पावर में नहीं है। प्रॉब्लम उस तरीके में है जिसे हम अपनाते हैं। मतलब हमारा अप्रोच ही गलत होता है। सही कहा। हम अक्सर सक्सेस को एक बहुत बड़ी छलांग की तरह देखते हैं, एक ऐसा मैजिकल कदम जो रातों रात लाइफ बदल देगा, जबकि रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो रियलिटी क्या है फिर? उनकी मेहनत का नहीं, बल्कि रोजाना उठाए गए छोटे छोटे और लगातार कदमों का रिजल्ट होती है। तो ये पॉइंट अपने आप में काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये इंसान के कंधों से वो गिल्ट हटा देता है जो फेल होने पर फील होता है। बिल्कुल, गिल्ट का बोझ कम हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमें खुद को कोसने के बजाय अपने काम करने के सिस्टम का एक ऑडिट करना चाहिए। और यहीं पर इस किताब का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट सामने आता है, 1% का नियम। द 1% रूल। ये बहुत पावरफुल है। हमारे सोर्सेज में जो मैथ दिया गया है वो पहली नजर में सिंपल लगता है, पर उसके रिजल्ट्स चौंकाने वाले हैं। अगर कोई रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाता है तो 1 साल के एंड में वो अपने शुरुआती लेवल से 36 गुना मतलब 37 टाइम्स बेहतर हो सकता है। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही डरावना है। अगर कोई रोज 1% खराब होता है तो वो धीरे धीरे जीरो की तरफ गिरता चला जाता है। इसको हम आदतों की दुनिया में कंपाउंडिंग का असर कह सकते हैं। कंपाउंडिंग, जैसे हम फाइनेंस में देखते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। आमतौर पर जब हम कंपाउंडिंग शब्द सुनते हैं तो दिमाग सीधे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाता है, जहां पैसा टाइम के साथ जुड़कर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। हमारी आदतें भी ठीक इसी तरह काम करती हैं। मतलब टाइम यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। एकदम। अच्छी आदतें टाइम को हमारा सबसे बड़ा दोस्त बना देती हैं और बुरी आदतें उसी टाइम को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। प्रॉब्लम यह है कि इंसानी दिमाग इन धीमे और लॉन्ग टर्म फायदों को जल्दी समझ नहीं पाता। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज का इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, जिसे साइकोलॉजी में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। सही पकड़ा आपने। हम चाहते हैं कि अगर हमने लगातार 3 दिन सैलेड खा लिया है तो चौथे दिन वेइंग मशीन पर वजन कम ही दिखना चाहिए। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। आदतें अपना असर दिखाने में वक्त लेती हैं। जब लोग कुछ दिन या कुछ हफ्ते मेहनत करते हैं और कोई बड़ा रिजल्ट सामने नहीं आता तो दिमाग को लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। तो हम उस कंपाउंडिंग प्रोसेस को अपना काम पूरा करने का टाइम ही नहीं देते। एग्जैक्टली। इसलिए सबसे पहला कदम ये एक्सेप्ट करना है कि चेंज एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। अगर ये मान लिया जाए कि सिस्टम पर ध्यान देना है और लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो शुरुआत कहाँ से की जाए? हमारे सोर्सेज में एक कॉन्सेप्ट है जो गोल बेस्ड वर्सेस आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच की बात करता है। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। जब भी लोग कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो हमेशा एक गोल सेट करते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है या इस साल 1 लाख रुपए कमाने हैं। लेकिन समरी ये आर्ग्यू करती है कि असली बदलाव तब आता है जब हम गोल्स के बजाय अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को बदलने पर काम करते हैं। साइकोलॉजी के लेवल पर ये एक बहुत डीप शिफ्ट है। गोल सेट करना डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ गोल्स के सहारे किसी आदत पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है।
इसको किसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कि एक इंसान सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता है तो उसका जवाब होता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में तो ये बहुत पॉजिटिव लगता है, पर डीप डाउन देखें तो वो इंसान अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है जो बस कुछ ना करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक सेकंड, क्या ये खुद से झूठ बोलने जैसा नहीं हो गया? अगर कोई 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है और अचानक कहे कि मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसका अपना दिमाग ही इस बात को रिजेक्ट कर देगा ना। पहचान अचानक बदलती कैसे है? ये बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, ये खुद से झूठ बोलना नहीं है, बल्कि ये अपने दिमाग को एक नई डायरेक्शन में ट्रेन करना है। जब वही इंसान कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो वो अपने पुराने बिहेवियर से खुद को अलग कर रहा है। अच्छा। आइडेंटिटी रातों रात नहीं बदलती। ये काम करती है छोटे छोटे सबूतों के बेस पर। हर बार जब वो सिगरेट को मना करता है तो वो अपनी इस नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट डालता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो स्मोकिंग नहीं करता। ओ, अब समझ आया। मतलब जब लगातार ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं तो काफी सारे वोट्स इकट्ठे हो जाते हैं। और तब दिमाग सच में इस नई पहचान को एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे छोटे छोटे एक्शंस हमारी नई आइडेंटिटी को मजबूत करने के लिए प्रूफ का काम करते हैं। जैसे लोग जिम सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि वजन कम करना है, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि वो खुद को एक फिट इंसान मानते हैं। और एक फिट इंसान रोज वर्कआउट करता है। जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो बिहेवियर को जबरदस्ती पुश नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली नई आइडेंटिटी के हिसाब से ढलने लगता है। ये तो हुई पहचान की बात, लेकिन जब हम बिहेवियर बदलने की बात करते हैं तो इसके पीछे के साइंस को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई भी आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, दिमाग में एक स्पेसिफिक पैटर्न से काम करती है। हमारे सोर्सेज में इसको एक 4 स्टेप वाले फॉर्मूला में समझाया गया है, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। हाँ, द हैबिट लूप। तो ये 4 हिस्से क्या हैं और ये रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं? यानी उस काम को करने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा। तीसरा है रिस्पॉन्स, जो हमारा एक्चुअल एक्शन होता है। और चौथा है रिवॉर्ड, यानी हमें मिलने वाला इनाम या सेटिस्फैक्शन। दिमाग हमेशा किसी ऐसे संकेत को ढूंढता रहता है जो इनाम तक ले जाए, राइट? बिल्कुल, वो कंटिन्यूअसली हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है। सोर्सेज में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस लूप का बहुत फायदा उठाती है। अगर स्मार्टफोन का एग्जाम्पल लें तो ये पूरा प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाता है। जैसे फोन की स्क्रीन का ऑन होना या किसी नोटिफिकेशन की आवाज आना एक क्यों है। एकदम। और उसे देखते ही दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि किसने मैसेज किया होगा। ये क्रेविंग है। और उस क्रेविंग को शांत करने के लिए जब फोन उठाकर ऐप खोली जाती है तो वो रिस्पॉन्स हो गया। सही। और आखिर में जब कोई मजेदार मीम दिखता है या दोस्त का मैसेज पढ़ने को मिलता है तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये डोपामीन एक अच्छी फीलिंग देता है जिसे हम रिवॉर्ड कहते हैं। और क्योंकि दिमाग को वो रिवॉर्ड अच्छा लगा, उसने सीख लिया कि अगली बार नोटिफिकेशन आए तो फोन चेक करना है। यही वो साइकिल है जिसमें हम फंस जाते हैं। ये सच में एक ट्रैप है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इस लूप को समझ लें तो हम इसे तोड़ भी सकते हैं। सोर्सेज कहती हैं कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहने के बजाय इस लूप के इन 4 हिस्सों में से किसी एक पर काम करना पड़ेगा। और यहीं से बिहेवियर चेंज के 4 प्रैक्टिकल रूल्स शुरू होते हैं। पहला रूल सीधे तौर पर क्यू से जुड़ा है, जो कहता है मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे क्लियर बनाएं। इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? इसका बेस ये है कि हमारी ज्यादातर आदतें सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती हैं। हमें लगता है कि मोटिवेशन नहीं है, लेकिन असल में क्लैरिटी की कमी होती है। इंसान का एनवायरनमेंट उसके मोटिवेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब माहौल का असर? हाँ, अगर कोई डिसिप्लिन बनना चाहता है तो उसे अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना होगा जो उस डिसिप्लिन को आसान कर दे। यानी अगर मुझे सुबह उठकर पढ़ने की आदत डालनी है तो मैं किताब को किसी ड्रॉअर में छुपाकर नहीं रख सकता। मुझे उसे रात को ही अपनी टेबल पर बिल्कुल आंखों के सामने रखना होगा। या फिर अगर सुबह जिम जाना है तो जिम के कपड़े और जूते रात को ही बिस्तर के पास निकाल कर रख देने चाहिए। एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करना कि सही काम करने का संकेत सामने हो। बिल्कुल। जब संकेत सामने होता है तो उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरा रूल, जो क्रेविंग्स को टारगेट करता है। मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाएं।
ये हिस्सा थोड़ा ट्रिकी लगता है, क्योंकि अक्सर जो आदतें अच्छी होती हैं वो नेचुरली थोड़ी बोरिंग होती हैं, जैसे कि घंटों तक पढ़ाई करना या पसीना बहाना। इनको अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए सोर्सेज में एक बहुत ही असरदार न्यूरोलॉजिकल हैक बताया गया है, जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। मान लीजिए 2 तरह के काम हैं। एक वो जो करना जरूरी है पर बोरिंग है, और दूसरा वो जो करना पसंद है क्योंकि उसमें मजा आता है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। हाँ, ये दिमाग को ट्रिक करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। मतलब अगर मुझे वर्कआउट करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, तो मैं एक रूल बना लूं कि मैं वो पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर होऊंगा। एग्जैक्टली। दिमाग उस पॉडकास्ट के मजे की उम्मीद में ट्रेडमिल पर दौड़ने की बोरियत को भी झेल लेगा, और धीरे धीरे उसे जिम जाने में ही एक अट्रैक्शन फील होने लगेगा। ये तो काफी प्रैक्टिकल है। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, जो रिस्पॉन्स वाले हिस्से के लिए है। मेक इट ईजी, यानी इसे आसान बनाए। यहाँ पर एक बात जो थोड़ी अजीब लगती है वो है 2 मिनट का नियम। सोर्सेस में लिखा है कि अगर कोई नई आदत शुरू करनी है तो उसे 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पर सच बताइए, सिर्फ 2 मिनट के काम से कोई फिट कैसे हो सकता है, या कोई नई भाषा कैसे सीख सकता है? देखिए, इस रूल का मकसद रातों रात रिजल्ट लाना नहीं है। इसका मेन मकसद है स्टार्टिंग फ्रिक्शन को खत्म करना। हाँ, अक्सर हमें कोई काम करने में आलस नहीं आता, बल्कि उस काम को शुरू करने में आलस आता है। हाँ, बेड से उठने में ही सबसे ज्यादा जोर लगता है। बिल्कुल। एक बार जब हम शुरुआत कर देते हैं तो काम अपने आप आगे बढ़ता जाता है। 2 मिनट का रूल बस आपको काम शुरू करने की आदत दिलवाता है। समझ गया। यानी अगर मुझे रोज 1 घंटा पढ़ने की आदत डालनी है, तो मैं अपने दिमाग को ये नहीं कहूंगा कि मुझे 7 मिनट तक एक जगह बैठना है, क्योंकि तब दिमाग बहाने ढूंढने लगेगा। सही पकड़ा। मैं बस ये तय करूंगा कि मुझे रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलनी है। और सबसे मुश्किल काम किताब खोलना और पहला पन्ना पढ़ना ही होता है। एक बार आपने ऐसा कर लिया तो काफी चांसेस हैं कि आप 2 मिनट के बाद भी पढ़ते रहेंगे। ये रूल चीजों को इतना आसान बना देता है कि आपके पास उसे ना करने का कोई बहाना बचता ही नहीं है। ये बहुत स्मार्ट है। और फिर आता है चौथा और आखिरी रूल जो रिवॉर्ड से जुड़ा है, मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी इसे संतोषजनक बनाएं। दिमाग हमेशा तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। अच्छी आदतों की प्रॉब्लम ही यही है कि उनका फायदा फ्यूचर में जाकर मिलता है। तो हमें प्रेजेंट में ही कोई ऐसा छोटा सा रिवॉर्ड ढूंढना होगा जो दिमाग को सेटिस्फाई कर सके। हाँ, और सोर्सेज में इसके लिए हैबिट ट्रैकर का जिक्र है। हैबिट ट्रैकर, जैसे कैलेंडर पर क्रॉस लगाना। बिल्कुल। ये एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। जैसे ही आपका अपना तय किया हुआ काम पूरा हो, तुरंत एक कैलेंडर पर बड़ा सा टिक लगा दें। वो टिक लगाने का जो विजुअल एहसास होता है, वो दिमाग के लिए एक इंस्टेंट रिवॉर्ड का काम करता है। आपको अपनी प्रोग्रेस सामने दिखाई देती है। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी काम करता है, जिसे कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन। हाँ, चेन मत तोड़ो। जब लगातार कई दिनों तक कैलेंडर पर टिक लगता है तो एक चेन बन जाती है। फिर इंसान का एक ही मोटिवेशन होता है कि बस उस चेन को टूटने नहीं देना है, क्योंकि एंड में कंसिस्टेंसी ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये तो हुई उन रूल्स की बात जिनसे नई आदतें बनती हैं। लेकिन लाइफ में जितनी जरूरत नई आदतों को अपनाने की होती है, उतनी ही जरूरत पुरानी और बुरी आदतों को छोड़ने की भी होती है। उन्हें वापस उसी दलदल में खींच लेती हैं। अगर हम जंक फूड या फोन की लत की बात करें, तो क्या यही 4 रूल्स उल्टे तरीके से काम कर सकते हैं? बिल्कुल। सोर्सेज में इन रिवर्स लॉज का भी डिटेल में जिक्र है। बुरी आदतों को तोड़ने का साइंस भी उसी हैबिट लूप पर बेस्ड है। बस हमें यहाँ फ्रिक्शन या रुकावटें पैदा करनी है। अच्छी आदतों के लिए हमने कहा था मेक इट ऑब्वियस, तो बुरी आदतों के लिए रूल होगा मेक इट इनविजिबल, इसे अदृश्य बनाएं। सही। अगर आप अपने आसपास से उस क्यू को ही हटा देंगे तो क्रेविंग ट्रिगर ही नहीं होगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर किसी को रात में जंक फूड या मीठा खाने की आदत छोड़नी है, तो सबसे पहला कदम यह है कि वो घर में जंक फूड खरीद कर लाए ही नहीं। क्योंकि अगर फ्रिज में चॉकलेट रखी है तो रात के 12 बजे विल पावर हार ही जाएगी। लेकिन अगर चॉकलेट घर में है ही नहीं, तो उसे खाने के लिए कपड़े पहनकर, गाड़ी निकालकर मार्केट जाना पड़ेगा। और यहीं पर तीसरा उल्टा रूल काम आता है, मेक इट डिफिकल्ट, इसे मुश्किल बनाएं। जब घर में चॉकलेट नहीं होती तो आप उस काम के बीच इतना फ्रिक्शन डाल देते हैं कि दिमाग सोचता है छोड़ो यार, इतनी मेहनत कौन करेगा। फोन की लत पर भी यही अप्लाई होता होगा। बिल्कुल। अगर काम करते वक्त सोशल मीडिया चेक करने की आदत है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें।
या उन ऐप्स को ही डिलीट कर दें जिन्हें बार बार खोलने का मन करता है। और बाकी के 2 रिवर्स रूल्स भी ऐसे ही काम करते हैं, मेक इट अनअट्रैक्टिव और मेक इट अनसैटिस्फाइंग। मतलब बुरी आदत को अनाकर्षक और असंतोषजनक बनाएं। इन शॉर्ट, अच्छी आदत डालनी है तो रास्ते को मक्खन की तरह स्मूथ बना दो, और बुरी आदत छोड़नी है तो रास्ते में इतने स्पीड ब्रेकर लगा दो कि दिमाग वहां जाने से ही कतराने लगे। परफेक्ट समरी। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसा फेज आता है जो मेंटली बहुत थका देने वाला होता है। सोर्सेज में से एक बहुत स्पेसिफिक नाम दिया गया है, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये वो दौर है जहां लोग सबसे ज्यादा गिव अप करते हैं। मुझे भी लगता है ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। ये वो टाइम है जब एक इंसान सब कुछ सही कर रहा होता है, वो रोज 1% बेहतर हो रहा है, उसने एनवायरनमेंट सुधार लिया है, 2 मिनट का नियम भी फॉलो कर रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया में उसे कोई रिजल्ट दिख ही नहीं रहा होता। इस फेज को साइकोलॉजी में वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा की घाटी भी कहा जाता है। लोगों को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है और सिस्टम काम नहीं कर रहा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। हाँ, वो मेहनत बेकार नहीं जा रही होती, वो बस स्टोर हो रही होती है, अंदर ही अंदर जमा हो रही होती है। इस पर सोर्सेज में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये उस पत्थर तोड़ने वाले की तरह है जो 99 यानी 99 टाइम्स पत्थर पर हथौड़ा मारता है और पत्थर पर एक दरार तक नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो 100वीं बार हथौड़ा मारता है, पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि वो 100वीं चोट का कमाल नहीं था, बल्कि उन 99 चोटों का रिजल्ट था जो पहले लग चुकी थी। जो लोग इस निराशा की घाटी को पार कर लेते हैं और डटे रहते हैं, उन्हें ही आखिर में वो ब्रेक थ्रू मिलता है। और बाहर बैठे लोगों को लगता है कि इन्हें रातों रात सक्सेस मिल गई। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव और किताब की समरी को रैप अप करें तो सबसे बड़े टेक अवेज क्या निकलते हैं? पहली बात तो ये क्लियर है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग किसी और प्लैनेट से नहीं आते। एक आम इंसान और उनके बीच का डिफरेंस सिर्फ उनकी रोजाना की आदतों के सिस्टम का होता है। और दूसरा सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि सक्सेस सिर्फ गोल्स अचीव करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि रोज 1% बेहतर कैसे हुआ जाए, अपनी आइडेंटिटी को अपने एक्शंस के साथ कैसे जोड़ा जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये नॉलेज उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जिन्होंने पास्ट में कई बार अपनी आदतें बदलने की कोशिश की और फेल हो गए। ये समझना कितनी बड़ी आराम की बात है कि अगर आप फेल हो रहे थे तो उसमें फॉल्ट आपका या आपकी विल पावर का नहीं था, बल्कि उस सिस्टम का था जिसे आप यूज कर रहे थे। एक बार कोई इस हैबिट लूप को समझ ले तो इसे लाइफ के किसी भी हिस्से में अप्लाई किया जा सकता है। ये सिर्फ आदतों की बात नहीं है, ये अपने सबसे बेस्ट वर्जन को डिजाइन करने का तरीका है। सही कहा। और इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को खत्म करें, सोर्सेस से इंस्पायर होकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या है? आज हमने इस बात पर बहुत जोर दिया कि कैसे हमारा बाहरी एनवायरनमेंट हमारी आदतों को और हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। अगर ये बात 100% सच है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपने घर या ऑफिस के फर्नीचर की जगह बदलकर या अपने कमरे के डिजाइन में बदलाव करके सच में अपनी किस्मत बदल सकते हैं? ये बहुत डीप पॉइंट है। क्या हमारी वो फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा जिस पर हमें इतना गर्व होता है, वो दरअसल हमारे आसपास मौजूद बेजान चीजों की गुलाम है? लोगों को इस बारे में थोड़ा ठहर के सोचना चाहिए। बिल्कुल। इस विचार पर थोड़ी गहराई से सोचिएगा। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने सिस्टम को बेहतर बनाते रहिए।